हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का तृतीय चरण पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो कब से कब तक का माना जाता है 1919 से लेके 1947 तक। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1924 से लेकर 1934 तक क्या क्या हुआ था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचांग, पूना समझौता, भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इस वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट दिया हुआ है और पढ़ते हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग महात्मा गांधी के बारे में। 1869 से लेकर 1948 तक का काल। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। ये तो सबको पता रहता है फ्रेंड्स। उसके बाद है गांधी जी का विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा के साथ हुआ था। उनके 4 पुत्र थे। कौन कौन? हरिलाल, रामदास, मनीलाल और देवदास। इनका नाम याद रखिएगा। गांधी जी के 4 पुत्र कौन कौन थे? हरिलाल, रामदास, मनीलाल और देवदास। इस तरह से याद रखिएगा, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। 1889 से 1891 तक उन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानून की पढ़ाई की थी। 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका किसकी पैरवी के गए थे? दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए। उसके बाद गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका में देखते हैं क्या क्या हुआ था। 1894 ईस्वी में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया गया और 1910 ईस्वी में टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में किया गया। याद रखिएगा, ये जितना भी हुआ है सब दक्षिण अफ्रीका में किए हैं। सबका सब याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। वे फरवरी मार्च 1915 में शांति निकेतन में रहे, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की और गांधी जी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहना शुरू किया था। याद रखिएगा कौन उपाधि किनको दिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। तो याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया गया था? केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या की है। तो याद रखिएगा, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। उन्होंने नवजीवन जो कि गुजराती भाषा में एवं यंग इंडिया जो अंग्रेजी भाषा में इनका प्रकाशन किया था। उन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 ईस्वी में आरंभ किया था। याद रखिएगा, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन पत्र के प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी की आत्मकथा। याद रखिएगा, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी का सर्वप्रिय भजन वैष्णव जनते तैनु कहिए की रचना किसके द्वारा किया गया है? नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता ने किया था। याद रखिएगा, गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा है? वैष्णव जन को तैनु कहिए, जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? नरसिंह मेहता के द्वारा किया गया है। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। याद रखिएगा, साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने कर दिया था। याद रखिएगा, गांधी जी की हत्या किसके द्वारा किया गया है? नाथूराम गोडसे के द्वारा। कब किया गया है? 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में। भारत में 1917 में 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष को नेतृत्व किया था। ये कौन कौन से संघर्ष थे? तो सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह।
कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। किसानों को 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। यानी 1 बीघा जिसके पास खेत है उसमें 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर उसे बेचना पड़ता था। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण में हस्तक्षेप किया था। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी किसके बुलावे पर आए थे? तो याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर, और उनके सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानियां कम हुई। उसके बाद दूसरा हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। याद रखिएगा कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, मिलान करने वाले में भी दिया जाता है। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के अनशन के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया। उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। तो याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो 1918 में हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। पहले हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। खेड़ा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। गांधी जी विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेड़ा पहुंचे और किसानों का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 ईस्वी में। बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार को रॉलेट एक्ट समिति के सुझावों पर रॉलेट एक्ट या द अनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 बनाया। इसके तहत अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इंपॉर्टेंट है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट को। स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 ईस्वी को दिल्ली में आंदोलन की कमाल संभाली। उसके बाद देखते हैं हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा, किसके गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग हुआ था? जालियांवाला बाग में एक सभा हो रहा था किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। तो याद रखिएगा, ये छोटा डेट भी याद रखना जरूरी है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को 1919 ईस्वी में हुआ था। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। सभा स्थल पर मौजूद जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। तो ये पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि किसने लौटा दिया था? तो याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया था। सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया था। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? हंटर आयोग गठित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसमें जिस हंटर आयोग में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे, जिसमें चमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण सदस्य थे। हंटर आयोग में 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 3 भारतीयों का नाम आपको याद रखना है। चमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मई 1920 ईस्वी को संपन्न सीवर्स की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया था। याद रखिएगा, तुर्की का विभाजन किस संधि के द्वारा किया गया था? सीवर्स संधि 1920 के तहत किया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। 20 जून 1920 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में। 1920 से लेकर 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया गया। महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव स्वयं पेश किया था। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन
असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस में पास किया गया था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कलकत्ता के विशेष अधिवेशन जो कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य थे तथा असहयोग के प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त को 1920 ईस्वी में। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई। तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधियां केसरे हिंद, जुलू युद्ध पदक एवं बोअर पदक लौटा दिए। ये सब पदक जो है गांधी जी को ब्रिटिश शासन के द्वारा दिया गया था। कौन कौन सा? केसरे हिंद, जुलू युद्ध पदक एवं बोअर पदक। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया। जमनालाल बजाज जो थे राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। याद रखिएगा, विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने के कारण निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। उसके बाद हुआ चौरी चौरा कांड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। यह आंदोलन समाप्त हो गया। देखिए, 5 फरवरी को हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड और 12 फरवरी को इसको समाप्त कर दिया गया। गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर असंतोष फैलाने के आरोप में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी। फ्रेंड्स, लूसेंट में इससे अच्छा नहीं दिया हुआ है, तो याद रखिएगा जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण है, ये क्राउन के बुक में लूसेंट से बहुत अच्छे से दिया हुआ है और बहुत ही एकदम क्रम में दिया हुआ है। तो अब देख हम लोग पढ़ते हैं स्वराज पार्टी जो कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू एवं CR दास थे। इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया क्योंकि ये विधानमंडल में प्रवेश करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अपरिवर्तनवादी, जिसमें C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि शामिल थे, विधानमंडल में प्रवेश नहीं चाहते थे। कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। गया अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और मार्च 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष CR दास बने एवं महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराजियों ने केंद्रीय विधानमंडल में 101 सीटों में से 42 पर कब्जा किया। प्रांतीय विधानमंडल में स्वराजियों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में तथा बम्बई एवं उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली। स्वराजियों की एक और बड़ी उपलब्धि थी कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। 16 जून 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कमजोर होने लगी। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, जो 1924 से लेकर 1934 तक का माना जाता है। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी एवं राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? अक्टूबर 1924 ईस्वी में। किसने किया था? सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल। इस संस्था ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डाली और सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड कहा गया। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन लालू और राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद और नैनी जो कि इलाहाबाद में है तथा गोंडा में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल हो गए। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके संस्थापक भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोरा और चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोरा और चंद्रशेखर आज़ाद।
1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध करते समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ने इसका बदला 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या करके लिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में, जिस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी, बम फेंका। इसी समय भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बांगे दर्रा में इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि केंद्रीय विधानमंडल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। इसी समय इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। मोहम्मद इकबाल की पुस्तक का नाम है बांगे दर्रा, जिसमें इनकलाब शब्द का प्रयोग किया गया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के समय दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार लिया। याद रखिएगा, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार लिया था। बंगाल में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, जिसने 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा किया। यह चटगांव शस्त्रागार कांड कहलाता है। कुछ समय बाद सूर्यसेन को पकड़कर फांसी दे दी गई। तो याद रखिएगा, चटगांव शस्त्रागार कांड कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सचिंदर सन्याल ने बंदी जीवन एवं भगवती चरण बोरा ने फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब की रचना की है। इंपॉर्टेंट है, बंदी जीवन की रचना किसने किया? सचिंदर नाथ सन्याल ने। और फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक कौन है? भगवती चरण बोरा। बीना दास ने 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई थी। अब हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन 1927 ईस्वी। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। इस कमीशन ने 27 मई 1930 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। देखिए, ये छोटा छोटा डेट है, सभी को याद रखना है आपको कि साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। इसने रिपोर्ट कब प्रकाशित किया? 27 मई 1930 ईस्वी को। इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928। भारत सचिव लॉर्ड वर्केनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि वे एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी दल को मंजूर हो। इसी परिप्रेक्ष्य में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई। यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई, जिसमें 19 मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था। याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत किया गया था 10 अगस्त 1928 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ? लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था, रावी नदी के तट पर। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को आधुनिक भारत के इतिहास में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके साथ ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या क्या हुआ था। उसके बाद देखते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। फरवरी 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस के बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर गांधी जी के हाथ में सौंपी गई। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी। दांडी यात्रा, अब देखते हैं हम लोग दांडी यात्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परेशान करता है। इसमें क्या क्या है देखते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, जो कहाँ स्थित है? नवसारी गुजरात में, तक 241 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया और देश भर में यह आंदोलन शुरू हो गया। याद रखिएगा, इसमें क्या क्या याद रखना है। कब शुरू हुआ था दांडी यात्रा? 12 मार्च 1930 में। कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी। दांडी कहाँ स्थित है? नवसारी गुजरात में। कितने मील की दूरी पैदल यात्रा किए थे? 241 मील की। और कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल। 12 मार्च 6 अप्रैल। याद रखिएगा, 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को पहुंचे थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से किया है। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक
यात्रा किया था। याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा किया था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इसने किया था। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार तथा लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगार किसके द्वारा चलाया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। और लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। याद रखिएगा, पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये सब लूसेंट में देखने को नहीं मिलेगा। मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा के नेतृत्व में जियाल रंग आंदोलन चलाया गया था। मणिपुर में जियाल रंग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? यदुनागा के नेतृत्व में। बाद में गौडेलियो ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दिया था। 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवड़ा जेल भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू और इमाम साहेब ने धरसाना महाराष्ट्र के नमक कारखाने पर धावा बोला। पुलिस के अत्याचार को देख अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने कहा, मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था। इसी आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना व लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। याद रखिएगा, बच्चों की बानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो 12 नवंबर 1930 ईस्वी से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। भारत का निवासी सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। किस जहाज से गए थे? वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से लंदन गए थे। कितने सदस्य गए थे? 89 सदस्य गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। अब देखते हैं हम लोग गांधी इरविन समझौता, जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। बार बार इसमें कन्फ्यूजन होता है, 5 मार्च 1930 या 32 रहता है, लेकिन याद रखिएगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया। कराची में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था, गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया। सरोजनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। याद रखिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, लेकिन गांधी जी जो है केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और गांधी जी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा किसने दिया था? सरोजनी नायडू ने दिया था। अब देखते हैं हम लोग दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। याद रखिएगा, कब शुरू हुआ ये याद रखना है आपको। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुआ था। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। वे SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए। इस दौरान गांधी जी लंदन में किंग्से हॉल में प्रवास किया। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा था। याद रखिएगा, गांधी जी जो थे केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिए थे। और कौन से जहाज से लंदन गए थे गांधी जी? SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से लेकर 34 तक चला था। भारत आकर गांधी जी ने लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय से मिलने से मना कर दिया। 4 जनवरी 1932 को आंदोलन शुरू होने के कुछ ही घंटों में गांधी, नेहरू, गफ्फार खान आदि शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग सांप्रदायिक पंचांग या कम्युनल अवार्ड 1932। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। इसके पृथक निर्वाचक पद्धति को दलित वर्गों पर भी लागू किया गया था। याद रखिएगा, सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब किया गया था? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था।
अब हम लोग देखते हैं पूना समझौता जो 1932 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या क्या हुआ था? सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी ने यरवड़ा जेल में 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से गांधी जी व भीमराव अम्बेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ था। याद रखिएगा, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी एवं भीमराव अम्बेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। इस समझौते के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 71 की जगह 147 सीटें आरक्षित की गई और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 18% सीटें आरक्षित की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक चला था। तो याद रखिएगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? 17 नवंबर 1932 ईस्वी को, जिसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसमें कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई थी। तेज बहादुर सप्रू व अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता थे। तो याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन कौन से थे? तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अम्बेडकर, ये दोनों जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी और हरिजनोत्थान। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। उन्होंने 7 नवंबर 1933 ईस्वी में वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी। तो याद रखिएगा, वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ किसने किया था? गांधी जी ने। कब किया था? 7 नवंबर 1933 ईस्वी को। भारत सरकार अधिनियम 1935 देख लेते हैं। इस अधिनियम में भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की बात कही गई है। यह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया और अंतिम संवैधानिक प्रयास था। ठीक है फ्रेंड्स, जो भारत सरकार अधिनियम है इसको हम लोग पॉलिटी में अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 ईस्वी। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव हुए। कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। कौन कौन से था? बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत। कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में बड़े दल के रूप में उभरी। केवल पंजाब, सिंध और बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया। कहाँ कहाँ बहुमत नहीं मिला था? पंजाब, सिंध और बंगाल में। बंगाल में कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन की सरकार बनी। 28 माह के शासन के बाद अक्टूबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिया गया। इस त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने अंबेडकर के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया था। तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। किस लिए मनाया गया था? कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। याद रखिएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब किया गया? 1934 ईस्वी में। किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने किया था। अब देखते हैं हम लोग देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति क्या क्या थी। भारत में छोटी बड़ी कुल 562 देशी रियासतें थीं। 1906 ईस्वी के बाद ब्रिटिश शासन ने देशी नरेशों के प्रति अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई। रियासतों में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद और सबसे छोटी रियासत बिलवारी की थी। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के समय रियासतों में प्रजामंडल या राज्यों की जनता के सम्मेलनों की स्थापना हुई। 1927 ईस्वी में गठित बटलर समिति भारतीय रियासत और भारत सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए बनी थी। तो याद रखिएगा, बटलर समिति का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें। ये भी इम्पोर्टेंट है। यंग इंडिया के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। गीतांजलि और गोरा के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि और गोरा के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। समाजवादी क्यों के लेखक जयप्रकाश नारायण। समाजवादी क्यों के लेखक जयप्रकाश नारायण। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। गीता रहस्य के लेखक बाल
बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे। नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इंडियन रेनेसा के लेखक C.F. एंड्रयूज थे। इंडियन रेनेसा के लेखक कौन थे? C.F. एंड्रयूज थे। सिपोई म्यूटिनी के लेखक R.C. मजूमदार थे। सिपोई म्यूटिनी के लेखक R.C. मजूमदार। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक V.D. सावरकर थे। वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के लेखक V.D. सावरकर थे। अभ्युदय के लेखक मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय के लेखक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक सरोजनी नायडू थे। सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक सरोजनी नायडू। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर के लेखक वरिंदर कुमार घोष। भवानी मंदिर के लेखक वरिंदर कुमार घोष। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लैपियर थे। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लैपियर। न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट। न्यू इंडिया के लेखक कौन थे? एनी बेसेंट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इंडिया टुडे के लेखक रजनी पाम दत्त थे। इंडिया टुडे के लेखक रजनी पाम दत्त। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद थे। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद थे। अल हिलाल के लेखक अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल के लेखक कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत विभाजन के गुनाहगार के लेखक राम मनोहर लोहिया। भारत विभाजन के गुनाहगार के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। ब्रोकन विंग के लेखक कौन थे? सरोजनी नायडू। ब्रोकन विंग के लेखक सरोजनी नायडू। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक मोरारजी देसाई थे। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन थे? मोरारजी देसाई। उसके बाद अगला पुस्तक था कॉमरेड। कॉमरेड के लेखक कौन है? मोहम्मद अली। कॉमरेड के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चितरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चितरंजन दास थे। पाथेर देवी के लेखक कौन थे? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। पाथेर देवी के लेखक कौन थे? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। श्यामलाल ने झंडा गीत की रचना की है। झंडा गीत की रचना किसके द्वारा किया गया है? श्यामलाल गुप्त के द्वारा। मोहम्मद इकबाल ने गीत सारे जहां से अच्छा की रचना की। सारे जहां से अच्छा की रचना मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। याद रखिएगा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940 का। कांग्रेस ने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि यदि भारत सरकार एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन करेगी। इस प्रस्ताव के जवाब में लिली थगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई। तो याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड लिली थगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक मुस्लिम छात्र चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 ईस्वी को नाउ आवर नेवर नामक एक पत्र में पृथक पाकिस्तान राज्य की परिकल्पना की। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 22-23 मार्च 1940 ईस्वी में हुआ था, में पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान की पहली बार मांग जो किया गया था किस अधिवेशन में किया गया था? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, जो कब हुआ था? 22 से 23 मार्च 1940 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया। प्रथम सत्याग्रही किसे बनाया गया? विनोबा भावे को। और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है, जिसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोग देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था।
गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। याद रखिएगा, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में हुआ था। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह आंदोलन 8 से 9 अगस्त 1942 से आरंभ होना था, लेकिन 9 अगस्त को सूर्योदय के पहले ही गांधी जी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू के साथ पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। याद रखिएगा, किनको कहाँ रखा गया ये भी पूछा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को के बांकुड़ा जेल में रखा गया था। गांधी जी के 6 मई 1944 की बीमारी के आधार पर रिहा कर दिया गया। राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होने के बाद भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 ईस्वी को सर्वप्रथम बम्बई से रेडियो प्रसारण का कार्य किया था। तो याद रखिएगा, बम्बई से सबसे पहले रेडियो प्रसारण का कार्य किसने किया था? उषा मेहता, 14 अगस्त 1942 ईस्वी को। गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को जेल में 21 दिनों का उपवास करने की घोषणा की। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर भी थे। 23 मार्च को 1943 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का निश्चय किया। कब पाकिस्तान दिवस मनाने का निश्चय किया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा 23 मार्च 1943 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं समानांतर सरकार क्या थी। तामलुक जातीय सरकार, इसकी स्थापना बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर हुई। यहाँ एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन हुआ। बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार स्थापित किया। सतारा महाराष्ट्र में वाईवी चौहान और नाना पाटिल ने समानांतर सरकार की स्थापना की। अब हम लोग देखते हैं आज़ाद हिंद फौज, कैप्टन मोहन सिंह। सितंबर 1941 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की नींव डाली। रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 ईस्वी में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। बोस ने 1942 ईस्वी में भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडिया लीजन कहा गया। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। यहीं पर उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा दिया। जुलाई 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण में बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वर्ष 2012 ईस्वी में सूचना के आधार में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ज्ञात हुआ कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की आधिकारिक उपाधि प्रदान नहीं की गई है। अंग्रेज सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह पर नवंबर 1945 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। बचाव पक्ष के वकीलों में भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर स्प्रो, अरुणा आसफ अली, नेहरू आदि ने अदालत की बहस की। इन अधिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बेवेल ने उनकी सज़ा माफ़ कर दिया। अब हम लोग देखते हैं शाही नौसेना विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। HMIS तलवार के भारतीय नौसैनिकों ने अंग्रेज़ों की भेदभावपूर्ण नीति के विरोध में 18 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में विद्रोह कर दिया। वल्लभ भाई पटेल एवं जिन्ना के हस्तक्षेप से यह विद्रोह शांत हुआ था। तो याद रखिएगा, शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 को बम्बई में। और इसको शांत किसके कहने पर हुआ था? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद
अली जिन्ना के कहने पर यह विद्रोह शांत हुआ था। अब उसके बाद देखते हैं वेबेल योजना और शिमला सम्मेलन। वेबेल योजना मुख्यतः कार्यकारी परिषद से संबंधित थी। वेबेल योजना के अनुसार 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें कांग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो याद रखिएगा शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 ईस्वी को, जिसका नेतृत्व किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत आया। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 24 मार्च 1946 को। इनमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की। 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 के, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 ईस्वी को हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 ईस्वी को यह घोषणा किया कि अंग्रेज 30 जून 1948 के पहले भारतीयों के हाथ सत्ता सौंप देना चाहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया गया। माउंटबेटन योजना जो कब आया था? 3 जून 1947 ईस्वी को। लॉर्ड माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतरिम गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो था भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। कब? 24 मार्च 1947 ईस्वी को। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। इसी योजना को डिकी बर्ड योजना भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना को ही डिकी बर्ड योजना भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत अस्तित्व में आया। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बने और लियाकत अली उसके पहले प्रधानमंत्री बने। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? लियाकत अली। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी हुए। तो याद रखिएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने जो कि भारतीय थे? सी राजगोपालाचारी थे। तो ये था हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा चरण। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।